गाइस यूजुअली नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ग्राफिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन मे बी ऐसा हो जाए, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कॉलेज ओपन हो जाए तो ग्राफिकल वाला जो पार्ट है विल बी स्टार्टिंग लेटर। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक्स है, छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं, हम वो वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज नेटवर्किंग इन पाइथन। अब चाहो तो आप इसे नेटवर्किंग कह लो, या फिर आप चाहो तो इसे सॉकेट प्रोग्रामिंग कह के भी रेफर कर सकते हो। तो इन केस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको यही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है जो मैंने इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सिंपली अगर हम लोग नेटवर्किंग की बात करें या नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो नेटवर्क का सिंपली मतलब होता है कि हमारे पास में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। अब वो केबल भी हो सकता है या राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से बस जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस से एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं, and that interconnection of computers is known as a network। अब यहाँ पे सिस्टम जो है वो इंडिविजुअली इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या जरूरत आ रही है हमें कनेक्शन फॉर्म करने की? नॉर्मली भी वो काम कर ही रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क का जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज होता है वो ये है कि हम नेटवर्क को यूज करके अलग अलग तरीके की रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब किसी भी फाइल को, किसी भी तरीके के डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो कभी भी डेटा शेयरिंग जैसा काम पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज वाई नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और करंट सिचुएशन में जो सबसे बड़ा नेटवर्क आज हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज इंटरनेट। आई मीन मिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली नेटवर्क की बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स ही तो आपस में कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर्स को मेजरली यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली कैटेगरी होती है वो कहलाती है क्लाइंट या फिर क्लाइंट मशीन हम उन्हें कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो कहलाती है सर्वर या फिर सर्वर मशीन्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। अब किस तरीके का डिफरेंशिएशन है इन दोनों टाइप के कंप्यूटर्स के बीच में? देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं, नेटवर्क क्या करता है? डेटा शेयरिंग में काम में आता है। अब डेटा शेयरिंग में एक्चुअली में होगा क्या? एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, जो डेटा को सेंड करेगा और जो डेटा को रिसीव करेगा। तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है, वो कहलाता है हमारा क्लाइंट। और जो कंप्यूटर डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करने का या अलग अलग तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करता है, वो कहलाता है हमारा सर्वर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हम और गूगल। हमारे पास में गूगल क्रोम में अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन की सर्चिंग कर सकते हैं। वेब पे जितना भी चीजें अवेलेबल है उनको सर्च किया जा सकता है। अब सपोज मैंने यहाँ पे नेटवर्किंग टाइप किया, सिंपल एक वर्ड सर्च बॉक्स के अंदर, और एंटर पे क्लिक किया, तो अब होगा क्या? जितनी भी चीजें नेटवर्किंग से रिलेटेड अवेलेबल हैं वो सारी हमारे पास में आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस तरीके की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, मुझे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो जो रिक्वेस्टिंग एंड पे होता है, जो रिसीविंग एंड पे होता है, दैट इज नोन एज क्लाइंट। तो हमें क्लाइंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। और गूगल का जो सर्वर है, जो अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन हम क्या पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देता है, वो कहलाएगा हमारा सर्वर। तो नेटवर्क अगर काम करेगा तो वहां पे सर्वर और क्लाइंट जो है वो होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली जो चीज है दैट इज नोन एज हार्डवेयर। ऑब्वियसली कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट तो किसी तौर पे होंगे, तो कंप्यूटर्स प्रेजेंट होने चाहिए। केबल से अगर हम उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं तो केबल होनी चाहिए, राउटर होना चाहिए, हब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, अलग अलग तरीके के हार्डवेयर जिनको यूज करके हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सके, वो आते हैं हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पे मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे सो एंड सो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब इन्फॉर्मेशन किसी एक इंसान से दूसरे इंसान पर पहुंचाने के लिए मुझे किसी न किसी तरीके की प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी।
सिमिलरली अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो रिस्पॉन्स भी किसी ना किसी वेब पेज के फॉर्म में होगा। आप सब लोगों ने देखा होगा गूगल पे लिंक्स आते हैं हमारे पास में अलग-अलग, हम सर्च करते हैं। जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो अलग एक साइट ओपन हो जाती है। तो दीज़ आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जो कि एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड रिक्वायरमेंट आती है हमारी सॉफ्टवेयर्स की। एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का सिंपली मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जो इस कम्युनिकेशन का पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। देखिए सर्वर और क्लाइंट है वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं प्रोटोकॉल वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दूं, देन आई आंसर योर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सपोज पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देन वील मूव टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे मुझे आप लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है या आप लोगों से चलिए बात ही करनी, आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है और मुझे खाली हिंदी समझ में आती है, मैं कभी भी आपको अपनी बात नहीं समझा पाऊंगी और आप भी कभी अपनी बात मुझे नहीं समझा पाओगे। तो हमें क्या होना है, हमें सेम लेवल पे आना है ताकि आपस में हम कम्युनिकेट कर सके प्रॉपरली। नहीं तो किस तरीके से बातें होंगी, किस तरीके से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे जब भी हम किसी दो सिस्टम्स को, किसी दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये जरूरी है कि वो दोनों कंप्यूटर्स सेम टाइप के रूल्स को फॉलो कर रहे हों। क्योंकि अगर वो सेम टाइप के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो वो आपस में कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करवा पाएंगे। हमारे पास में ऐसा होता है ना, कभी-कभी एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डेटा आता है। एन्क्रिप्टेड का मतलब कुछ अलग सिंबल्स के फॉर्म में डेटा आ जाता है। अब वो हमें समझ में नहीं आता क्योंकि वो हमें नहीं आता। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन। चीज़ें सेम टाइप की होनी चाहिए, नहीं तो हमें समझ में नहीं आती। अब वैसे तो हमारे पास में कई तरीके के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं आज की सिचुएशन के अंदर, लेकिन जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल मॉडल्स काम में लिए जाते हैं, दैट इज़ टीसीपी/आईपी एंड यूडीपी। TCP/IP stands for Transmission Control Protocol/Internet Protocol, and second category that is UDP, that is User Datagram Protocol. अब इन दोनों प्रोटोकॉल का क्या काम है और किस तरीके का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। देखिए TCP/IP जो प्रोटोकॉल है हमारा, वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, पहले सिंपल एग्जांपल से समझ। सपोज मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो मैंने किसी भी एक फॉलोइंग स्टूडेंट को कॉल किया, ठीक है। अब अगर करंटली हम किसी भी इंसान को कॉल करते हैं तो होता क्या है, पहले हमारे पास में वो कोविड वाली इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद द पर्सन रिस्पॉन्ड्स और उसके बाद हमारी बातें होती हैं। अब मान लीजिए पर्सन ने कॉल का रिस्पॉन्ड किया ही नहीं है और मैंने तो अपनी बात बोल दी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक हम कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो जब तक दो कंप्यूटर्स आपस में किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन नहीं बना लेते, तब तक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होगा। दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड का सिंपली मतलब इतना सा है कि जब तक दोनों सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर्ली, तब तक इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव का काम नहीं हो सकता। सेकंड जो हमारे पास में कैटेगरी है, दैट इज यूडीपी। यूडीपी जो होता है वो हमारे पास में एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का सबसे सिंपल एग्जांपल है जो हम लोग पोस्ट वगैरह सेंड करते हैं। सपोज मुझे एक लेटर है, आपके घर पे मुझे उसको सेंड करना है, मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके दे दिया, वो पहुंच जाएगा। एक स्पेसिफिक एड्रेस उस पर लिखा है। अब वो चाहे 5 दिन में पहुंचे, 10 दिन में पहुंचे या 20 दिन में पहुंचे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी है। तो यहाँ पे यूडीपी का भी यही कंसेप्ट होता है, ये एक कनेक्शन लेस है। इसे कोई मतलब नहीं होता है कि कनेक्शन फॉर्म हुआ है या नहीं। इसे कोई मतलब नहीं है कि आपने आपके पैकेट के अंदर जो डेटा सारा लिखा है वो सही से पहुंचा है या नहीं। ऐसा होता है बहुत सी बार कि अगर हम कम्युनिकेशन में यूडीपी को काम में लेते हैं तो बहुत सा डेटा हमारा बीच में लॉस हो जाता है। सपोज मैंने अगर 10 KB का डेटा सेंड किया है तो हो सकता है कि वहां पे 10 KB डेटा पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचता भी है तो बहुत सी चीजें उसमें कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं करता। अगर मैंने एबीसीडी को सेंड किया है तो जरूरी नहीं है कि आपको वही मिले, आपको बीडीएसी भी मिल सकता है। तो ऑर्डर भी चेंज हो सकता है और बिट्स भी लॉस हो जाती हैं। तो यहाँ पे यूडीपी को हम कभी भी टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए काम में नहीं लेते। किसी भी तरीके का इमेज होता है या वीडियो होता है या ऑडियो होता है, उनकी शेयरिंग में हम इस यूडीपी प्रोटोकॉल को काम में लेते हैं।
आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम इमेजेस शेयर करते हैं आपस में, तो कभी-कभी हम कहते हैं पिक्सल फट गए, कैसी इमेज सेंड करिए, दोबारा से सेंड करो। तो वो जो पिक्सल फटे हैं वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यूडीपी प्रोटोकॉल को काम में लिया है इमेज को शेयर करने के लिए। तो होता क्या है, बीच में कुछ पिक्सल लॉस हो गए तो गड़बड़ हो गई, लेकिन हमारे पास में ओरिजिनल डेटा आता है, सिर्फ कुछ बिट्स हमारी लॉस हो जाती है, लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं कि हाँ, इमेज क्या कहना चाह रही है। तो कभी भी यूडीपी को हम टेक्स्ट के लिए काम में नहीं लेंगे। टेक्स्ट के लिए जितनी भी चीजें हमें काम में लेनी होती है, वो टीसीपी और आईपी के तौर पे काम में लिया जाता है। अब आजकल जितने भी सिस्टम्स हैं, वो बाय डिफॉल्ट टीसीपी आईपी को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम क्यों चाहेंगे कि हमारा डेटा लॉस हो या बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए। जिस तरीके से भेजा है उसी तरीके से जाए ना। यही तो हमारा मेन कंसेप्ट है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का, कि मैनिपुलेशन नहीं हो, कुछ भी चीजें चेंज नहीं हो। तो इंटरनली आजकल सब लोग टीसीपी आईपी को काम में लेते हैं, लेकिन ग्राफिक वाला जो पार्ट है, इमेज वीडियो एंड ऑडियो वाला, उसमें हम यूडीपी को काम में लेते हैं। So this is all about the basic networking in Python. आप लोगों की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 23 है, जहाँ पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है थ्योरेटिकल पार्ट में, लेकिन आप लोगों के इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि बहुत सारी चीजें लिखनी पड़े। तो जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैंने लिख दी हैं। आप चाहो तो बुक में से भी रेफर करके और थ्योरी पढ़ सकते हो। इट्स चैप्टर नंबर 23। अब अभी तक जो भी कहानी मैंने बताई है उसमें किसी को भी कंफ्यूजन, देन प्लीज रेज हैंड। आई एम सॉरी, बेसिक टर्मिनोलॉजी आई थिंक आप लोग को पता होगी। अब जो मेन पार्ट आ रहा है, जो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज सॉकेट, या फिर आप इसे सॉकेट प्रोग्रामिंग भी कह सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी तरीके का नेटवर्क अगर हमें फॉर्म करना होता है, तो हमें जरूरत पड़ती है दो सिस्टम। एक होगा हमारा सर्वर और एक होगा हमारा क्लाइंट। ठीक है। अब सर्वर और क्लाइंट जो है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हम बोल रहे हैं एक कनेक्शन फॉर्म करो ताकि आप चीजें एक्सचेंज कर पाओ। कैसे कनेक्शन फॉर्म होगा और कैसे चीजें एक्सचेंज होंगी? तो पहले सिंपल लैंग्वेज में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद विल मूव टू द टेक्निकल पार्ट। देखिए, यहाँ पे सपोज ना, ऐसा होता है कभी कभी हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर जा रहे होते हैं और हम कहते हैं यार गाड़ी नहीं है, मैं नहीं आ सकती आज बाहर, मेरा कैंसिल है, तुम लोग देख लो अपना। तो हमारा फ्रेंड कहता है कोई बात नहीं, तो इधर आके मिल जाना, आई पिक यू अप एंड देन वी गो टुगेदर। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, आप लोगों ने एक कॉमन मीटिंग पॉइंट डिसाइड किया है, जहाँ पे दोनों लोग मिलेंगे एंड दिल गो टुगेदर। तो सिमिलरली होता क्या है, जब भी सर्वर और क्लाइंट के बीच में हम लोग कनेक्शन को फॉर्म करने का ट्राई करते हैं, तो उससे पहले हमें बनाना पड़ता है एक मीटिंग पॉइंट, या फिर टेक्निकल वर्ड्स में कहें तो हमें एक लॉजिकल कनेक्टिंग पॉइंट बनाना पड़ता है, जहां पे आके सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे या कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये जो लॉजिकल कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ये कहलाता है सॉकेट। ठीक है। तो सॉकेट एग्जैक्टली इज द लॉजिकल कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट, ताकि आपस में इजीली कम्युनिकेशन हो सके। अब यहाँ पे हर एक जो सॉकेट होता है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे कि मैंने कहा, हमने अपने फ्रेंड को कहा गाड़ी नहीं है तो हमें कैसे, मुझे पिक कर लेना। अब इतना बोला मैंने कि बस मुझे पिक कर लेना, और मेरी फ्रेंड ने कहा कि हाँ मैं पिक कर लूंगी, नो वरीज। ठीक है। और फोन कट कर दिया। अरे भैया कहाँ पिक करेगी ये भी तो बता। मैं जवाहरलाल मंच पे हूँ और वो वैशाली नगर में है, कभी वो मुझे पिक ही नहीं कर पाएगी। हमारे डेस्टिनेशन सोर्सेज ही अलग अलग है, सोर्स अलग डेस्टिनेशन अलग, कैसे बातें होंगी, कैसे काम होगा। तो यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट है। हमने यहाँ पे एक लॉजिकल मीटिंग पॉइंट तो बना दिया, लेकिन कौन सा मीटिंग पॉइंट, बहुत सारी जगह हो सकती हैं। तो हर एक सॉकेट का क्या होता है, अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके बेसिस पर, जिसको यूज करके दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से सेम पॉइंट पर आके मिलते हैं, और वो आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है हमारा पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर जो होता है, इट टेक्स 2 बाइट्स, और अनसाइन इन की रेंज अब सब लोगों को पता है, 0 to 65,535। तो अभी के कंडीशन में अगर हम पोर्ट नंबर को कंसिडर करें, जो कि 2 बाइट्स को काम में ले रहा है, तो इतने सारे पोर्ट नंबर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, 0 to 65,535। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कुछ जो पोर्ट नंबर्स हैं वो पहले से कुछ फंक्शंस के लिए रिजर्व्ड हैं। तो 0 से लेके 1023 तक के जो पोर्ट नंबर्स होते हैं वो पहले से रिजर्व्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का वेब पेज रिलेटेड कुछ काम करवाना है, तो पोर्ट नंबर 80 उसके लिए रिजर्व्ड है।
सिमिलरली अगर मुझे मेल रिलेटेड कुछ काम करवाना होता है तो आई थिंक उसका 25 पोर्ट नंबर है जो कि फिक्स्ड है। मतलब ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, प्री डिफाइंड है कि अगर आप वेब पेज काम में लोगे तो 80 ही काम में आएगा। अगर आप मेल काम में लोगे तो आई थिंक 21 या 25 में से कोई एक है, वो होता है। सिमिलरली अगर मुझे फाइल ट्रांसफर करनी हो तो उसके लिए भी एक फिक्स्ड पोर्ट नंबर है। तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि जो प्री डिफाइंड पोर्ट नंबर्स हैं, आप उनको कम्युनिकेशन में काम में मत लो। क्योंकि अगर आप भी उस पॉइंट को काम में लोगे और कोई और भी सेम सेम नेटवर्क पे सेम इंसान उस पॉइंट को काम ले रहा है, तो दोनों के में क्या होगा फिर क्लैश हो जाता है, दोनों के प्रोग्राम में एरर आ जाती है और कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती। इसीलिए हम क्या करते हैं 1024 से लेके 65,535 के बीच में किसी भी तरीके का एक पोर्ट को काम में ले सकते हैं। उस पोर्ट पे आके, उस सॉकेट पे आके क्या होगा, क्लाइंट एंड सर्वर विल एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन। और ये सॉकेट ही हमारे नेटवर्किंग प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सॉकेट को यूज करके जब भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा सॉकेट प्रोग्रामिंग। अब सॉकेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज आर पोर्ट नंबर। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट। तो सॉकेट अब जब हमने पढ़ ही लिया है तो उसे कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी काम हम लोग देख लेते हैं। देखिए पाइथन के अंदर हमारे पास में एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल होती है जिसका नाम है सॉकेट। और इसी सॉकेट मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में सॉकेट नाम का ही एक फंक्शन होता है जिसको यूज करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होगा, दोनों में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम इस फंक्शन को काम में लेंगे ताकि सॉकेट बन सके और वो दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। अब यहाँ पे जो ये सॉकेट फंक्शन होता है इसके दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज एड्रेस फैमिली। एड्रेस फैमिली का सिंपली मतलब है होता है आईपी एड्रेस का कौन सा वर्जन आप काम में लेने वाले। हर एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे एक स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड करवाया जाता है दैट इज नोन एज आईपी एड्रेस। अब हमारे पास में जो आईपी एड्रेस है वो दो वर्जन के अंदर अवेलेबल है, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम किसी भी सॉकेट को क्रिएट करते हैं तो वो वर्जन 4 को ही काम में लेता है, अगर हम चाहें तो वर्जन 6 को भी काम में ले सकते हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो वर्जन 4 है वो हमारा न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा 127.0.0.1 ये हमारे सिस्टम का जो सेल्फ का होता है, लोकल होस्ट का होता है, ये उसका आईपी एड्रेस होता है। तो जब भी हमारे पास में डेटा 32 बिट्स के अंदर प्रेजेंट है, कंप्लीट न्यूमेरिक के अंदर प्रेजेंट है नंबर्स के फॉर्म में, दैट इज नोन एज IPv4 यानी कि आईपी एड्रेस वर्जन 4। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास में अल्फाबेट्स भी आ जाए, कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट आ जाए, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म हो, तो वो कहलाता है हमारा आईपी एड्रेस वर्जन 6। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा एक सर्वर जो है वो मल्टीपल क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उसे कैसे पता पड़ेगा, वो कैसे हर एक इंसान को उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस को यूज करके हम कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। तो किस टाइप का आईपी एड्रेस होगा, दैट इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, एड्रेस फैमिली। अब इस एड्रेस फैमिली को हम दो तरीके से काम में ले सकते हैं, मतलब इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं IPv4 की तो सॉकेट डॉट AF अंडरस्कोर INET काम में लिया जाता है। इट इज प्री डिफाइंड सॉकेट मॉड्यूल के अंदर ही ये डिफाइंड है। सेम गोज फॉर IPv6, अगर हमें यहाँ पे वर्जन 6 को काम में ले रहे हैं तो सॉकेट डॉट AF अंडरस्कोर INET 6 यहाँ पे काम में लिया जाता है। सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट है सॉकेट का दैट इज टाइप। टाइप का सिंपली मतलब है टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट यू आर यूजिंग, TCP या फिर UDP। तो अगर हम यहाँ पे TCP को काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे काम में लेना पड़ता है सॉकेट डॉट सॉक अंडरस्कोर स्क्रीम विच इज ऑल्सो प्री डिफाइंड। और अगर हम UDP की बात करते हैं तो सॉकेट डॉट सॉक अंडरस्कोर DG रैम को काम में लिया जाता है। इन स्टेटमेंट्स को कैसे काम में लेते हैं ये हम तब देखेंगे जब हम एक्चुअल TCP IP का सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर और UDP का क्लाइंट और सर्वर बनाएंगे। बेसिकली किसी भी सॉकेट को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। सॉकेट हमने क्रिएट किया है, किस तरीके के आईपी एड्रेस को वो काम में ले रहा है और किस टाइप का कनेक्शन हम फॉर्म कर रहे हैं, ये सारा सॉकेट के अंदर आता है। अब यहाँ पे मुझे अलग से आईपी वर्जन 6 को काम में लेना नहीं है, मेरे पास में यूडीपी नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं मुझे उन्हीं को काम में लेना है।
तो बाय डिफॉल्ट ये टीसीपी आईपी को फॉलो करता है और आईपीवी एड्रेस वर्जन 4 को फॉलो करता है। तो आप चाहो तो इन दोनों को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर हम स्पेसिफिकली डिफॉल्ट वैल्यू को काम में लेने हैं तो फिर हमारा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इस केस में ये डिफॉल्ट वैल्यूज यानी कि socket.af_inet एंड socket.sock_stream जो कि टीसीपी/आईपी के लिए है उसको काम में लेगा। अब यहाँ पे हमें सर्वर की भी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनके प्रोग्राम्स हम लोग आगे करेंगे। सॉकेट मॉड्यूल में सिर्फ क्लाइंट और सर्वर की ही नहीं बल्कि अलग-अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं बिफोर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाइंट एंड सर्वर। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है दैट इज नोइंग द आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का अगर हमें आईपी एड्रेस पता लगाना है तो उसके लिए सॉकेट मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में एक मेथड अवेलेबल है दैट इज गेट होस्ट बाय नेम। इस मेथड को हमें किसी ना किसी तरीके का वेबसाइट नेम पास करना पड़ता है और ये हमें आईपी एड्रेस रिटर्न करके देगा। अब जो भी वेबसाइट हमने सर्च की है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वेल एंड गुड आईपी एड्रेस आ जाएगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर ये जो मेथड है ये एक एरर जनरेट करता है, एक एक्सेप्शन जनरेट करता है दैट इज GAI एरर, गेट एड्रेस इंफॉर्मेशन एरर। मतलब इस जो एड्रेस हमने स्पेसिफाई किया है, जो वेबसाइट का एड्रेस हमने स्पेसिफाई किया है वो इसे नहीं मिला है। तो अब किस तरीके से आईपी एड्रेस को पता लगाते हैं उसका एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऐड किया है। देखिए सारी वर्किंग जो है वो सॉकेट मॉड्यूल के अंदर ही डिफाइंड है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉकेट मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इम्पोर्ट मॉड्यूल के जो 3 तरीके थे आप तीनों में से किसी को भी काम में ले सकते हो। मैंने सबसे पहला दैट इज सिंपल इम्पोर्ट को काम में लिया है। इम्पोर्ट सॉकेट एज एस जो रीनेम वाला पार्ट है आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर जो फ्रॉम वाला था फ्रॉम सॉकेट इम्पोर्ट एस्ट्रिक वो वाला पार्ट भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इट्स अकॉर्डिंग टू यू। मैंने इम्पोर्ट सॉकेट लिखा है तो अब यहाँ पे मुझे इस मॉड्यूल के साथ में जिस मेथड को काम में लेना है वो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मैं सर्च करवाना चाहती हूँ दैट इज www.google.co.in। ठीक है। और मैंने इसे किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है दैट इज होस्ट। अब यहाँ पे सिंपली अ वेरिएबल नेम प्रीडिफाइंड कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो ABCD XYZ कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पे वेबसाइट का आईपी एड्रेस हम सर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि वेबसाइट मैंने गलत लिख दिया हो तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है या हो सकता है ये वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती हो तो भी एक्सेप्शन आ सकती है। अब एक्सेप्शन को अगर हैंडल करना है तो हमने ऑलरेडी ट्राई और एक्सेप्ट का कंसेप्ट देख लिया है। तो जिन भी लाइन के अंदर एरर आ सकता है मैंने उन्हें लिखा है ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सॉकेट मॉड्यूल का गेट होस्ट बाय नेम मेथड काम में लिया है और इसे पास की है एक वेबसाइट का नेम जो कि है होस्ट वेरिएबल के अंदर। चाहो तो डायरेक्टली कोड्स के अंदर वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती होगी तो इसका आईपी एड्रेस इस ADDR वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, नहीं तो ये एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली मैंने लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट आईपी एड्रेस कोलन ADDR। तो जो भी आईपी एड्रेस होगा वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वेबसाइट रिलेटेड काम कर रहे हैं और वेबसाइट जो ये है इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन की। तो अगर आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये आपको आईपी एड्रेस सर्च करके नहीं देगा और हमेशा एक्सेप्शन ही आती रहेगी। तो इन केस अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो और आपके पास में एक्सेप्शन वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे इंटरनेट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रॉपर्ली आईपी एड्रेस आपको फेच करके दे देगा। तो यहाँ पे google.co.in का जो आईपी एड्रेस है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए ये IPv वर्जन 4 को ही फॉलो कर रहा है। न्यूमेरिक फॉर्म में कंप्लीट आईपी एड्रेस हमारा रिटर्न होके आया है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई ऐसी वेबसाइट काम में ली है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मिली नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, इस स्टेटमेंट में हमारे पास में एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन आते ही हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो जिस टाइप की एरर यहाँ पे जनरेट हो रही है दैट इज GAI एरर और वो भी प्रेजेंट है सॉकेट मॉड्यूल के अंदर। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है सॉकेट डॉट GAI एरर। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम सॉकेट इम्पोर्ट एस्ट्रिक लिखोगे तो फिर आपको बार बार सॉकेट को काम में लेने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो GAI एरर और गेट होस्ट बाय नेम। तो मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा है, इस वजह से बार बार सॉकेट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने इसे हैंडल करने के लिए सिंपली एक मैसेज प्रोवाइड किया है दैट वेबसाइट डज नॉट
एग्जिस्ट। तो अगर विदाउट इंटरनेट आप इस प्रोग्राम को रन करोगे या गलत वेबसाइट आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो आपके पास में इस तरीके का मैसेज प्रिंट होके आएगा। मेरे सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन था तो यहाँ पे इसकी वजह से आईपी एड्रेस प्रिंट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। आप सब लोगों ने HTML पढ़ा है एंड यू नो कि यहाँ पे कभी भी अगर हम वेबसाइट को पब्लिश करते हैं, जो भी हमारा वेबसाइट है उसे हम वेब पे लेके जाते हैं, तो होता क्या है, सबको पता है डोमेन नेम का कंसेप्ट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन क्योंकि आईपी एड्रेस जो है उसे याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है ना, ये न्यूमेरिक फॉर्म को हम कैसे याद करेंगे? तो इसी वजह से होता क्या है, हर एक आईपी एड्रेस को हम एक निक नेम प्रोवाइड कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा बाहर कुछ और नाम है और घर पे हमारा कुछ अलग ही पेट नेम होता है, अलग ही निकनेम होता है। तो सिमिलरली हम इन आईपी एड्रेसेस को भी एक निकनेम प्रोवाइड कर देते हैं, कॉमन टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में कहें तो, एंड दैट निकनेम इज नोन एज डोमेन नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे डोमेन नेम लिखा है google.co, एग्जैक्टली लाइक दैट। सिमिलरली जैसे जीमेल का है हमारे पास में जीमेल, या हमारे पास में कोई और सपोजिटली अगर साइट है www.tutorialspoint.com, तो ये नेम है जो हर एक आईपी एड्रेस के साथ में एसोसिएटेड होता है। तो किसी भी वेबसाइट का अगर हमें आईपी एड्रेस पता लगाना है तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट आपको फॉलो करना होगा। अब इस प्रोग्राम में किसी को कुछ कंफ्यूजन? All right, moving to the next part, that is knowing the different parts of URL. देखिए, अब यहाँ पे URL का सिंपली मतलब होता है हमारे पास में वेब एड्रेस। वेब एड्रेस बेसिकली क्या है, मुझे किसी भी तरीके की वेबसाइट को अगर सर्च करना है, मान लीजिए मुझे गूगल ड्राइव वाला ही ओपन करना है या जीमेल ही ओपन करना है, तो हम लिख देते हैं www.gmail.com, ऐसा कुछ लिख देते हैं। किसी स्पेसिफिकली इंसान को हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, उसकी वेबसाइट अवेलेबल है, तो हम कंप्लीट वेबसाइट का नेम लिख देते हैं, जो भी हमें सर्च करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डोमेन नेम लिखना काफी नहीं है। डोमेन नेम तो क्या करेगा, सिर्फ उसके आईपी एड्रेस पे जो भी सारी चीजें प्रेजेंट है वो दे देगा। उस डोमेन नेम के साथ में हमारे पास में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट होती है, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अलोंग विद डोमेन नेम कहलाती है यूआरएल, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सिंपली किसी भी एक रिसोर्स को एक्सेस करने का वेब एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है दैट इज www.dreamtechpress.com:80/index.html, और उसके आगे यहाँ प्रोटोकॉल भी है http:// तो अब यहाँ पे ये हमारा एक कंप्लीट यूआरएल है। अगर हम कहते हैं डोमेन नेम, तो डोमेन नेम होता है सिर्फ इतना सा जो स्पेसिफिकली एक आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड होता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर दें तो वो बनता है हमारा वेब एड्रेस यानी कि यूआरएल। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी कि सेट ऑफ रूल, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, किस तरीके का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ है। तो HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स व्हिच आर यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे आप प्रोटोकॉल भी कह सकते हो, और कहीं कहीं पे इसे स्कीम कह के भी रेफर किया जाता है। तो कहीं पे भी अगर स्कीम लिखा हुआ है बुक के अंदर तो समझ आना कि वो प्रोटोकॉल को ही रेफर कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में जो हम वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं उसका डोमेन नेम लिखा हुआ है दैट इज www.dreamtechpress.com। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको हटा के आप इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब आईपी एड्रेस कैसे पता लगाना है वो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। इसके बाद यहाँ पे कोलन लगा के कुछ न्यूमेरिक एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज 80। अब यहाँ पे 80 जो है वो किसके लिए होता है, वेब पेजेस के लिए होता है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट ही तो एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखना ऑप्शनल होता है, चाहे तो हम लिख सकते हैं और एल्स वी कैन अवॉइड इट। जब भी हम किसी भी तरीके की वेबसाइट को सर्च करते हैं तो यूजुअली हम ये मेंशन नहीं करते क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है। इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन राइट इट और यू कैन स्किप इट। लास्ट जो हमारे पास में यूआरएल का पार्ट है दैट इज फाइल नेम। किसी भी तरीके की फाइल को अगर हमें सर्च करना हो तो हम स्पेसिफिकली फाइल नेम लिखते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, इस वेबसाइट का जो होम पेज होगा हम उस पे पहुंच जाएंगे अगर ये कंप्लीट पाथ, ये कंप्लीट एड्रेस हम लोग सर्च बॉक्स के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास में वेबसाइट है, अगर मुझे पता लगाना है कि इस वेबसाइट के इस यूआरएल के
अलग-अलग पार्ट्स कौन-कौन से हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन और एक मॉड्यूल पाइथन के अंदर अवेलेबल है। बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे रिमोटली किसी को मॉनिटर करना हो कि कोई इंसान क्या काम कर रहा है, किस तरीके की वेबसाइट्स को वो एक्सेस कर रहा है, रिमोटली कंट्रोल करना हो किसी सिस्टम को, तो हम पहले तो उसपे रिमोट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे भी उसे हम रिमोट लॉगिन करके किसी एक सिस्टम की हम लोग कॉपी बना सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो जो इंसान वो काम कर रहा होगा, वो हमें हमारी स्क्रीन पर भी विजिबल होगा। सिमिलरली अगर मुझे स्पेसिफिकली यूआरएल रिलेटेड कुछ काम करवाना है, तो आप यूआरएल के अलग-अलग पार्ट्स को फेच कर सकते हो। उसी का ही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऐड किया है। बहुत छोटा-सा प्रोग्राम है, हम लोग देख लेते हैं। इन केस बट टाइम हो गया है क्लास का, तो प्रोग्राम चलिए हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। यूआरएल के अलग-अलग पार्ट कौन-कौन से हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल है, सर्वर नेम है, पोर्ट नंबर है एंड फाइल नेम है। तो अलग-अलग पार्ट्स को फेच करने के लिए हमारे पास में अलग-अलग तरीके के मेथड्स अवेलेबल हैं इन urllib.parse मॉड्यूल। एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है और इसके अंदर हमारे पास में एक और फंक्शन होता है दैट इज यूआरएल पार्स। इस यूआरएल पार्स को हम क्या करते हैं, किसी भी एक तरीके का वेब एड्रेस पास करेंगे। उस वेब एड्रेस में जितनी भी चीजें प्रेजेंट होगी, ये उन सारी चीजों का एक टपल बनाकर हमें रिटर्न करने का काम करता है। अब टपल में से चीजें कैसे फेच होती हैं, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो कि कल है। तब तक आप लोग आईपी एड्रेस वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो और साथ-साथ में जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, आप अपनी बुक में से एक बार रेफर कर लेना। उसमें बहुत सारी चीजें हैं स्टार्टिंग में थ्योरी में, लेकिन इतनी सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको लिखना चाहिए वो इसमें डॉक्यूमेंट मेंशन कर दिया है। बट और अगर डिटेलिंग में आपको पढ़ना हो, यू कैन रेफर चैप्टर नंबर 23 इन योर बुक। किसी को इस वाले पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है? जस्ट अ मिनट में